तो हम अपना चैप्टर मोल कंसेप्ट नेक्स्ट 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे कंप्लीट हो जाता है पता चल जाएगा कितना टाइम लगता है, और ऐसे ही आपको कंटिन्यूअसली हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट को। वन मोल क्या बोला गया? वन मोल। वन मोल क्या होता है? Na पार्टिकल होते हैं। वन मोल को क्या बोल सकते हैं? वन मोल एक जस्ट ए नंबर है, और वन मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर होता है जो कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। एंड यहाँ पे ये जो वन मोल है वो किसका हो सकता है? वन मोल किन का हो सकता है? वन मोल आपके पास एटम का हो सकता है, एटम का हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वन मोल आयन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और प्रोटॉन हो सकते हैं। अब मीन्स वन मोल में आपका कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है और प्रोटॉन हो सकता है। वन मोल में Na पार्टिकल्स होते हैं जिनको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। और वन मोल न जस्ट एक नंबर है। उसके बाद में आपको बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल में आपके 3 पार्टिकल आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनका मास और चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 इंटू 10⁻31 kg, और इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, एंड इसके ऊपर चार्ज भी कितना हो जाएगा? इस बार पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। फिर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन के अंदर मास होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg, और इसके ऊपर चार्ज कितना रह जाएगा? 0। अगर आप ओनली मास की बात करते हो, जिसमें मास क्या है किसका? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर प्रोटॉन का होता है, फिर इलेक्ट्रॉन का होता है जो कि 9 इंटू 10⁻31 है, और 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये 1.674 इंटू 10⁻27 kg। उसके बाद में बोलता है कि चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का सेम होता है, बस उसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस रहता है। उसके बाद में आप बात करोगे मास के बारे में, तो अब मास है वो बहुत ज़्यादा आएगा इसके अंदर। तो आपको मास के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे पूरे मोल के अंदर कितने टाइप के मास है वो यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले मास की बात करते हैं तो मास में आता है सबसे पहले एटॉमिक मास, फिर आता है मोलर मास या फिर आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर मास, देन आता है ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास एंड फॉर्मूला मास और मोलर मास और एवरेज एटॉमिक मास। दूसरा लास्ट क्या रहेगा आपके पास? एवरेज एटॉमिक मास। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मींस कोई भी एक एलिमेंट का मास। आप कोई भी एक एलिमेंट का मास ले रहे हो जिसकी यूनिट होती है 1। इसकी यूनिट क्या होगी? AMU। AMU किसके इक्वल होता है? 1/Na, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻24, क्योंकि 1/6 इंटू 10⁻23 को आप करोगे तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻24 आपके पास आ जाएगा। और U क्या होता है? एक यूनिफाइड मास है। आप AMU लिख सकते हो या U बोल सकते हो, तो ये क्या है? एक यूनिफाइड मास है। फिर आप कह सकते हो कि मास ऑफ वन एटम। एटॉमिक मास क्या होता है? किसका मास है? वन एटम का। किसी भी एलिमेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट का उसके वन एटम का मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। जैसे कि आप एक हाइड्रोजन ले रहे हो या एक लिथियम ले रहे हो, ये एक एटम है, हाइड्रोजन है, उसकी हर एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 1 AMU हो जाएगा। लिथियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 7 AMU हो जाएगा। एंड देन आप मॉलिक्यूलर मास की बात करते हो, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास की बात करते हो। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट भी AMU है, या आप U बोल सकते हैं, जिसको यूनिफाइड मास कहते हैं। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब मोलर मास की बात कर रहे हो तो आप एक एटम तो लोगे नहीं, आप पूरा का पूरा क्या लोगे? एक मॉलिक्यूल लोगे, कोई भी सब्सटेंस का। अब ये इतना बड़ा सब्सटेंस है, या फिर आप कह सकते हो कि ये बकेट है पानी की भरी हुई। अब ये पानी है तो पानी की है तो इसके अंदर
किन के मॉलिक्यूल से मिलके ये बकेट भरी है, H2O से मिलके भरी है। तो ये H2O क्या रह जाएगा, ये वाटर हो गया। तो 1 मॉलिक्यूल वाटर को आप निकालोगे तो उसका मास कितना हो जाएगा, 18 AMU। वैसे ही आप अगर ग्लूकोज की बात करते हो, ग्लूकोज है उसका 180 AMU हो गया, ऑक्सीजन है उसका 32 AMU हो गया। उसके बाद में अगर आप बात करते हो ग्राम एटॉमिक मास की, तो ग्राम एटॉमिक मास में आपकी यूनिट ग्राम में हो जाएगी। और मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट, 1 मोल एटम का आप अगर ग्राम में एटॉमिक मास निकालोगे, कोई भी एलिमेंट का 1 मोल लोगे, उसको आप कह सकते हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ग्राम, लिथियम 7 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में लिख दो। और जो ग्राम एटॉमिक मास को आप किस में लिख दोगे, ग्राम में लिख दोगे। उसके बाद में आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल का, यहाँ किसका था, एटम का किस में था, ग्राम में। अब मॉलिक्यूल का किस में हो जाएगा, ग्राम में। तो मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा, या फिर आपके पास आ जाएगा यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 60 ग्राम। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं फॉर्मूला मास की। तो फॉर्मूला मास में क्या रहेगा, फॉर्मूला मास है उसको डिफाइन करते हैं आयनिक कंपाउंड से। फॉर्मूला, आप कोई भी फॉर्मूले का अगर एटॉमिक मास निकालोगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम फॉर्मूला मास बोलेंगे। तो फॉर्मूला मास में क्या आ जाएगा, NaCl आ जाता है। NaCl में Na का 23 प्लस Cl का 35.5, तो ये कितना हो जाएगा, 58 ग्राम। मतलब फॉर्मूला मतलब कोई भी आपके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड हो या फिर कुछ भी हो तो उसका। अब मोलर मास क्या आ जाता है, मोलर मास 1 मोल का किसी भी सब्सटेंस में से 1 मोल। अब वो 1 मोल है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो कोई एलिमेंट भी हो सकता है। अब मॉलिक्यूल में आपका H2O हो गया और कोई भी एलिमेंट सोडियम आ गया, आपके पास कोई भी मोलर मास है वो ग्राम में आ गया। मोलर मास को किस में लिखेंगे, ग्राम में लिख देंगे। उसके बाद में आते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास जैसे कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास हमेशा किसका लेते हैं, आइसोटोप्स का लेते हैं। आइसोटोप मतलब जिनकी टोपी डिफरेंट होती है, मतलब इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, पर एटॉमिक नंबर, ये जो नीचे वाली साइड है एटॉमिक नंबर सेम रहता है। जैसे कि यहाँ पे हमने आइसोटोप लिया है तो क्लोरीन का ही लिया, दोनों क्लोरीन है, या क्लोरीन और फ्लोरीन नहीं है, ओनली ऑन दोनों का यही है। और आइसोटोप में ये हो जाएगा, ये बोलता है कि क्लोरीन 35 है वो है 75%, और जो क्लोरीन 37 है वो है 25%। तो आप कैसे लिखोगे इसका एवरेज एटॉमिक मास, कैसे लिखोगे, एवरेज एटॉमिक मास लिखोगे 35 वाला उसका एटॉमिक वेट इंटू उसकी जितनी भी परसेंटेज है। नेक्स्ट फिर आप वापस करोगे उसका एटॉमिक वेट इंटू जितनी उसकी परसेंटेज है, एटॉमिक वेट इंटू जितनी उसकी परसेंटेज है, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। 75 प्लस 25 है तो टोटल कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो इससे आपके पास क्या निकल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। और एवरेज एटॉमिक मास हमेशा किसके ज़्यादा इक्वल होता है, जिसका ज़्यादा परसेंटेज होता है। अब यहाँ पे 35 वाले की ज़्यादा परसेंटेज है और 37 वाले की 25% है। आने को ये आंसर कितना आ सकता था, 36.5 आ सकता था, पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज कितनी की है, 35 वाले की है, वो भी 75% है। तो ये इसी के बराबर आएगा, 35.5 आएगा, इसी के आसपास आ जाएगा। वो हम कैलकुलेशन करेंगे तब पता चल जाएगा, वो 35.5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। ओके, पर आएगा जिसका जितना ज़्यादा मास है उसी का आएगा। फिर हम बात करते हैं किसकी, वेपर डेंसिटी की। वेपर डेंसिटी क्या है, एक रिलेटिव डेंसिटी है। वो किसके रिस्पेक्ट में है, H2 के रिस्पेक्ट में है। H के रिस्पेक्ट में मत कर देना। H2 का एटॉमिक वेट कितना है, 2। उस वेपर डेंसिटी को कैसे लिखेंगे, कोई भी मोलर मास है डिवाइडेड बाय 2।
तो उससे अपने पास क्या आ जाएगी, उसकी वेपर डेंसिटी आ जाएगी। उसके बाद में कंपोजिशन की बात करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा कोई भी उस एनी एलिमेंट का परसेंटेज, तो वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मोलिकुलर वेट इनटू 100, टोटल मोलिकुलर वेट इनटू 100। जैसे कि आप H2SO4 ले लो, H2SO4 लेते हो, उसमें से आपको बोला जाता है कि हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लो। तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, डिवाइडेड बाय इसका टोटल मोलिकुलर मास इज़ 98 इंटू 100। तो आपके पास इसकी परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। उसके बाद में अगर आपसे बोला जाए कि आप H2SO4 में ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालो, तो ऑक्सीजन के एटम है 4, मोलिकुलर मास है 16, डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100। तो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन का कंपोजिशन, जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो आ जाएगा। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है मोल। अब मोल है वो कितने टाइप का है और किस टाइप से रहेगा, एक मिनट रुको, ये ब्लर हो रहा है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि ये ब्लर रहेगा आई थिंक। तो मोल कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको कोई भी गिवन वेट है, अब मैं लिख दे रही हूँ, ये मेरा पेन भी थोड़ा सा सही से नहीं चल रहा, थोड़ा सा गिवन वेट है अपॉन उसका मोलर मास, तो वो आपको क्या देगा, मोल दे देगा, उससे मोल निकल जाएगा। या फिर आपको दे रखे हैं किसी के पार्टिकल दे रखे हैं, क्या दे रखा है आपको, पार्टिकल्स दे रखा है, तो आप किससे डिवाइड कर दोगे उसको, Na से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। उसके बाद में अगर आपके पास गिवन में क्या है, वॉल्यूम गिवन में है, वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम भी कहाँ पे, STP कंडीशन पे, तो आप उसको किससे डिवाइड करोगे, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। तो आपने मोल निकाला, अगर आपको वेट दे रखा है तो उससे आपने मोल निकाले हैं। अगर आपको पार्टिकल्स दे रखे हैं तो उसको आपने Na से डिवाइड करके मोल निकाल लिए हैं। अगर आपको वॉल्यूम दे रखी है तो आपने उसको 22.4 लीटर से डिवाइड करके आपने उसकी क्या निकाल ली है, मोल्स निकाल लिए हैं। और ये वैलिड कहाँ तक है, ओनली ऑन, अगर आप जो वॉल्यूम वाला है ये वैलिड है ओनली ऑन गैसियस स्टेट के अंदर, और आपके पास STP कंडीशन होनी चाहिए, या तो STP होनी चाहिए या NTP कंडीशन होनी चाहिए। अब STP और NTP कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए, जिसमें टेम्परेचर 0 केल्विन होना चाहिए या फिर आपका 273 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर आपका 1 बार होना चाहिए। ये आपका क्या रहेगा, STP की कंडीशन रहेगी। अगर आपसे मोलर वॉल्यूम की बात करें कि मोलर वॉल्यूम क्या होती है, मोलर वॉल्यूम होती है कोई भी वॉल्यूम किसकी, 1 मोल की, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी कहाँ किस कंडीशन पे, STP कंडीशन पे, तो उसको क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम। तो क्या लिख रखा है, मोलर वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। STP मतलब आपका कोई भी STP कंडीशन पे जो भी एनी 1 मोल की कोई भी गैस आएगी ना, वो कितनी होगी, 22.4 लीटर होएगी। या फिर ml में करेंगे तो हम 22400 ml हो जाएगी। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर आपको वॉल्यूम दे रखी हो, कोई भी गिवन वॉल्यूम दे रखी हो, तो आप उसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, और मोलर वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4। मोलर वॉल्यूम मतलब कोई भी 1 मोल, कोई भी गैस का 1 मोल STP कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट रेशियो है और ये रिप्रेजेंट करता है रेशियो इन विच एटम्स कंबाइन, जिस रेशियो में एटम्स कंबाइन हुए हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है CH2O में
कार्बन 1 है, 2 है, 1 है। अगर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इस सिंपलेस्ट रेशो को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा? ग्लूकोज का बन जाएगा। तो अब ग्लूकोज क्या है? मॉलिक्यूलर ग्लूकोज का ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6। तो इसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन के 6 है, इसके हाइड्रोजन के 12 है और ऑक्सीजन के 6 है। तो आपके पास सिंपलेस्ट में क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट में हमें पता नहीं चल रहा है कि इसका जो भी हमारे पास मेन जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा उसके पास कितने एटम्स हैं। यहाँ हमें सिंपल बोल रहा है कि सिंपलेस्ट रेशो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। मतलब जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना हमारे पास हाइड्रोजन है। और हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का ये आता है। फिर हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला का मोलर मास दे रखा है, एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास दे रखा है, एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे करके x की वैल्यू पता कर सकते हो। उसके बाद में आता है हमारे पास ये हो गया, मतलब ये एक्चुअल हो गया, ये मोलर मास वाला हो गया। उसके बाद में बोलता है कि x इज़ इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। उसके बाद में आपका रहेगा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है? आपने किसी के अंदर वाटर ऐड किया है, वाटर तो ऐड किया है पर क्या उसके मोल या सोल्यूट के जो नंबर है वो सेम रहेंगे। आपने कोई भी और सोल्यूट ऐड नहीं किया है, सोल्यूट आपने ऐड नहीं किया है, आपने ओनली क्या किया है? सोलवेंट ऐड किया है। तो आपने डाइल्यूशन किया है, डाइल्यूशन से आपका क्या रहेगा? कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल, जो मोल्स है सोल्यूट के मोल्स सेम रहेंगे पर आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होएगी। तो आपकी मोलरिटी की बात करते हैं तो जो पहले मोलरिटी थी वो ज़्यादा होगी, बाद में कम होगी। वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होगी, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा रहेगी, इनिशियल कम रहेगी, फाइनल कितनी हो जाएगी? V1 प्लस जितना हमने वाटर ऐड किया है। मतलब डाइल्यूशन का मतलब ही होता है वाटर को ऐड करना। फिर हम बात करते हैं स्टाइशियोमेट्री की। स्टाइशियोमेट्री में क्या रहेगा? स्टाइशियोमेट्री कोफिशिएंट है, उसमें क्या करते हैं हम? स्टाइशियोमेट्री से बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। आपने अपनी जो भी लॉन्ग वीडियो क्लासेस देखी होगी उसमें सबसे पहले अगर आपको स्टाइशियोमेट्री में अगर किसी एक जो रिएक्टेंट है उनमें किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे। पर आपको दोनों रिएक्टेंट के बारे में कुछ ना कुछ दे रखा है तो आप सेकंड कंडीशन लगाओगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? अगर आपको ओनली 1 के बारे में बताया गया है तो आप जनरल इक्वेशन लिखोगे, उसको सबसे पहले क्या करोगे? बैलेंस करोगे। बैलेंस करने के बाद आप क्या करोगे? एक इक्वेशन बनाओगे। इस इक्वेशन में क्या रहेगा? जितना भी रिएक्टेंट का मोल्स है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये भी रिएक्टेंट है, ये दोनों प्रोडक्ट है। तो आप क्या करोगे? इस रिएक्टेंट के मोल्स अपॉन उसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस फिर आपका बी का रिएक्टेंट के मोल अपॉन उसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, फिर प्रोडक्ट NC के मोल अपॉन उसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये सब क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। जब हमारे पास दो की वैल्यू दे रखी है, दोनों, अब ये A और B है ना, इन दोनों के बारे में हमें रिएक्टेंट में इंफॉर्मेशन दे रखी हो, मतलब इक्वेशन में इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें करना होगा कि पहले हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे मोल्स अपॉन स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
अब ए के हमें ये है ए, ये है स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस डी कैपिटल डी। अब ए के हमें 2 मोल दे रखे हैं, इसके 3 मोल दे रखे हैं। ए की वैल्यू मान लेते हैं 1 है, बी की वैल्यू 3 है, 1 है इसकी 3 है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसका स्मॉल ए की जो इसके मोल है ए के 2 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, बी के मोल्स है 3 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। तो यहाँ पे इसका कितना आता है 1, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या रहेगा बी, जबकि इसके मोल्स ज़्यादा थे पर लिए इसे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से जिसकी सबसे कम वैल्यू होएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होएगा, और उस लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, उस लिमिटिंग रिएजेंट के हम क्या करेंगे मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू जिसका हमें निकालना है प्रोडक्ट का वो इक्वल कर देंगे, वो क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट अपने पास है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के बारे में हमें 2 जानकारी पता होनी चाहिए। सॉल्यूशन में एक सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है। सोल्यूट आपके पास क्या रहेगा, सोल्यूट आपके पास सोल्यूट की आपने मोल्स को क्या लिखा है NB, और जबकि आपने सोलवेंट के मोल्स को क्या लिखा है Na। ओके, एंड देन उसके बाद में आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कौन सी चीज़ है ये, मोल फ्रैक्शन। अगर आपको बी के मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, फिर आपको ए के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप क्या करोगे Na अपॉन उसके टोटल मोल्स। ठीक है, तो आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, और मोल फ्रैक्शन की कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। और उसके बाद में मोल फ्रैक्शन अगर हम कोई भी के मोल फ्रैक्शन है XB + XA करेंगे तो वो किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है। उसके बाद में आपका लास्ट पार्ट आता है कंसंट्रेशन टर्म वाला। तो कंसंट्रेशन टर्म वाला आता है ना, तो कंसंट्रेशन हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन रहेगी, जिसके अंदर वॉल्यूम आती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगी। तो आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा। फिर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा। फिर मोलरिटी है वो भी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा। पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन रहेगा, वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन जैसे कि आपने अभी देखा था, फिर मोलैलिटी और पार्ट्स पर मोलर, ये आपके सब कैसे रहेंगे, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेंगे और ये क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेंगे। उसके बाद में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, इसमें क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml में प्रेजेंट रहेगी, किसमें 100 ml सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट की वॉल्यूम किसमें 100 ml सॉल्यूशन में। उसके बाद में आता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो ये क्या रहेगा, ये आपके पास रहेगा कि वेट ऑफ सोल्यूट आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है ना, तो आपको वेट किसका लेना है सोल्यूट का, और वॉल्यूम किसकी लेनी है सॉल्यूशन की, और किस में रहेगी ये ml में, और इनटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास मोलरिटी में क्या होएगा मोल्स होंगे। मोलरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होती है मोलरिटी, इसको हम मोलरिटी बोलेंगे। तो मोलरिटी में ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ ml था पर यहाँ लीटर में रहेगा। जब भी आप मोलरिटी के अंदर वॉल्यूम लिखते हो वो लीटर में रहेगी, और ये वॉल्यूम किसकी है सॉल्यूशन की है। तो नंबर ऑफ सोल्यूट जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है अपॉन
सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ml में, उसको आप किस में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अब आपके पास क्या आ गई है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम किस में आ गई है, ml में आ चुकी है। उसके बाद में हम बात करते हैं मोलरिटी, ये जो हो गई हमारे पास। तो 1 मोलर है, 1 मोलर इज़ इक्वल टू 1 m हो गया, सेमी मोलर हो गया हाफ, डेसी मोलर हो जाएगा 1/10, 1/10 आपका डेसी मोलर होता है। सेंटी आप होते रहते हो 1/1000, 1/100 तो सेंटी में 10⁻⁻² आ जाएगा, सेंटी होते हो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद में आता है मिली मोलर, मिली में 10⁻³ आ जाएगा, मोलरिटी उतनी है मोलर। उसके बाद में आता है वेट बाय वेट, जो आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले थे ना, अब वो आते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला तो हो गया, दिन में वॉल्यूम आ रही थी, आपको मेन मोलरिटी ध्यान रखनी थी। मोलरिटी क्या होता है, उसके बाद में क्या रहेगा आपके पास, परसेंटेज वेट बाय वेट। वेट बाय वेट में क्या होगा, वेट रहेगा सोल्यूट का अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, किस में, ग्राम में, यहाँ पे किस में है, ग्राम में है। फिर आप मोल फ्रैक्शन की बात करते हो, मोल फ्रैक्शन डिपेंड नहीं करता है किस पे, टेम्परेचर पे। तो मोल, जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, जो भी सब्सटेंस है उसके मोल ऊपर रखो और टोटल मोल में कौन आ जाएगा, वो सब सोल्यूट आ जाएगा प्लस सोलवेंट आ जाएगा, तो टोटल सॉल्यूशन के मोल्स। ओके, उसके बाद में पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन यही होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाय वेट ही है। पर ये 10⁻² में नहीं है, ये 10⁻6 में है। ये किस में है देखना है अपने को, 10⁻6, मतलब पार्ट्स पर मिलियन में देखना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 10⁻6 से। उसके बाद में आती है मोलरिटी। मोलरिटी आपको क्या रहेगी ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट रहेगा अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट रहेगा और इन केजी रहेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे मोलरिटी में क्या था, मोल था सोल्यूट का, पर वॉल्यूम थी सॉल्यूशन की और लीटर में थी। पर यहाँ मोलरिटी में क्या होता है, वेट, मोल है सोल्यूट का पर वेट सोलवेंट का है, पर किस में है, केजी में है, और वेट किसका है, सोलवेंट, ओनली सोलवेंट का है। तो मोलरिटी में आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर केजी में ना दे के ग्राम में दे रखा है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, वरना आपको पॉइंटों में, एक पॉइंटों में आंसर दे देगा और एक नहीं, पॉइंटों में नहीं देगा। अब आपको ग्राम में दे रखा था और आप लगाए, अब ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पॉइंटों में आंसर नहीं आएगा ना। फिर मोलल में 1 मोलल, वो मोलल 1 मोलल होता है, फिर सेमी मोलल में हाफ होता है, डेसी मोलल में 1/10 हो जाएगा, सेंटी में 10⁻² आ जाती है। फिर आपको मोलरिटी और मोलरिटी के कुछ फॉर्मूले हैं वो ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको मोलरिटी निकालनी है और आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोल फ्रैक्शन आपको किसका दे रखा है, सोल्यूट का दे रखा है, मोल फ्रैक्शन आपको सोलवेंट का दे रखा है, मोल फ्रैक्शन आपको सोल्यूट और सोलवेंट के दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, सोलवेंट का मोलर मास से डिवाइड करोगे इंटू 1000। तो ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है पर याद रखना है, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का अपॉन मोल फ्रैक्शन सोलवेंट का इंटू मोलर मास सोलवेंट का, यहाँ सब सोलवेंट का है, इंटू 1000, नीचे सब किनका है, सोलवेंट का है। मोल फ्रैक्शन किसके, सोलवेंट के, मोलर मास किसका, सोलवेंट का, ऊपर क्या रहेगा, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इंटू 1000। फिर आपको एक और परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, पर आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, पर आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। परसेंटेज वेट बाय वेट को जब आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाता है। आपको पता है डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या होता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो आप मास अपॉन वॉल्यूम,
तो मास को डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो इसी डेंसिटी को यहाँ पे इस मास को डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे करके आप रिलेट करके याद रख सकते हो। फिर आप बात आती है मोलरिटी की। मोलरिटी में आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज दे रखी है। मोलरिटी में क्या दे रखी है, परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखी है। मोलरिटी में आपको पता होता है वॉल्यूम आता है, तो हम अपन डायरेक्ट ही क्या करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन मोलर मास किसका लेंगे, मोलर मास हम लेंगे सोल्यूट का। मोलर मास हम क्या लेंगे, सोल्यूट का मोलर मास लेंगे और इसको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इतना ध्यान रखना है। देखो तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले को क्या करेंगे हम, 10 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई, अपॉन मोलर मास किसका, सोल्यूट का। यहाँ ध्यान रखना है सोल्यूट का मोलर मास है। उसके बाद में मोलैलिटी और मोलरिटी में अपने को क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। तो उसके लिए क्या है, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1000 मोलरिटी अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे भी मोलर मास, मोलरिटी में मोलर मास ऑफ सोल्यूट आया था, कहाँ, यहाँ पे। और यहाँ पे भी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है जब हम मोलरिटी की बात कर रहे हैं। तो 1000 ऑफ मोलरिटी, 1000 ऑफ डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे भी 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान रखना है, मोल फ्रैक्शन दिया हो सोल्यूट का, सोलवेंट का मोलर मास इंटू 1000, वेट बाय परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे रखा, परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा और वॉल्यूम निकालना हो, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। मोलरिटी निकालनी हो, परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा हो, डेंसिटी की इंफॉर्मेशन दे रखी हो, आपको सोल्यूट के बारे में पता हो, तो आप क्या कर सकते हो, m इज़ इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 नहीं डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये आप लगा दोगे। तो इसी के साथ अपना ना मोल चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और अपने ने ओनली 30 मिनट में पूरा चैप्टर है उसकी थ्योरी रिवाइज की है, ओनली थ्योरी की है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अलग से सीरीज़ रखेंगे ताकि हमारा पूरा चैप्टर है वो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। और इसके थ्रू आपको क्या पता चल गया कि यहाँ पे पूरे के पूरे इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, जो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, और वो सब आपको ध्यान रह जाएगा। थैंक यू।